नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में जैसा आप जानते हैं बिहार राज्य के विषय में बात करते हैं। आज का टॉपिक देखिए क्या है, बिहार का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले टॉपिक को समझ लीजिए, अगर टॉपिक को आप समझ जाएंगे तो बाकी चीजें आसान है। भौतिक विभाजन का क्या तात्पर्य है, यानी कि जैसे हमने देखा कि किसी भी जगह का विभाजन क्या होता है, हमने कहेंगे भारत का राज्यों के आधार पर विभाजन, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे ना कहां तक किस राज्य का क्षेत्रफल पड़ता है ना, कहां तक उसका बाउंड्री पड़ जाता है। पॉलिटिकली विभाजन हम देखेंगे। यहाँ पर भौतिक विभाजन की बात की गई है, बिहार में ही डिस्ट्रिक्ट को लेकर के हम देखते हैं। भौतिक कहने का यहाँ पर तात्पर्य हो जाता है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर भौतिक आधार पर कहने का मतलब है कि जो भूमि का विभाजन किया गया है बिहार का है, अगर भूमि पूरी तरह से देखें उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर मैदानी भाग पड़ जाता है, कहां पर हम ये देखेंगे कि वहां पर तराई का भाग पड़ता है, पहाड़ी भाग कहां पर है, पठारी भाग कहां पर है, श्रेणी कहां है, दून कहां है। इन सब चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेहद इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होने वाला है। चूंकि देखिए इस टॉपिक पर बहुत लोग बात भी नहीं करते हैं, बहुत लोग चीजों को सही से समझते भी नहीं है, इसलिए आज जो है थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिए। आज के इस लेक्चर को देख लेंगे तो फिर कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए बिहार का यहां पर जो आपको मैप भी दिख रहा है, यह मैप क्या है, बिहार का पॉलिटिकल मैप है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहां पर दिया गया है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 9 प्रमंडल है। ये सब चीजें हमने पहले बात कर रखा है, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। तो यह क्या हो गया, पॉलिटिकल एक तरह से मैप हो गया। लेकिन यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, ये यहां पर देखिए भौतिक विभाजन की बात किया गया है और मैदान जो है ये पूरा बिहार राज्य जो है, तो यहाँ के जो पूरे ये बिहार है इसके मैदानों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए यहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप देखेंगे तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम चंपारण का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं, और यहां पर आप कैमूर का हिस्सा देखेंगे जो कि सबसे पश्चिम में है। पूरब में अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, और यहां पर आपको गया का हिस्सा सबसे दक्षिण में देखने को मिलेगा। इतना आपने लोकेशन सबसे पहले हमने बिहार को बांध लिया। अब जरा इसको समझिए, यहां पर से देखिएगा तो श्रेणी की शुरुआत होती है और सोमेश्वर श्रेणी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहां पर सोमेश्वर श्रेणी के बाद आपको शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो उत्तर वाला भाग पूरा पड़ता है जो कि नेपाल से सटा हुआ है, और पश्चिम चंपारण जहां पर पड़ता है, देखिए यहां पर ये पश्चिम चंपारण है, वेस्ट चंपारण, तो ये जो पूरा एरिया वेस्ट चंपारण का पूरा पड़ जाता है, ये देखेंगे आप श्रेणी वाला एरिया पड़ जाता है। तो ऊपर से सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगा। रामनगर दून भी यहां पर देखने को मिलेगा। दून का क्या तात्पर्य होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ी जगह है, वहां पर जो है नदियां प्रवाह करके आई हुई है, एक घाटी तक का निर्माण हो गया है जहां पर लोग बसावट करते हैं, हिल स्टेशन वगैरह बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देहरादून, तो देहरा और दून वही नाम है। ठीक है, तो यहां पर रामनगर दून श्रेणी भी पड़ता है, फिर हरहा घाटी या दून घाटी पर जाता है। तो ये पूरी तरह से ये हिस्सा जो हो गया आप वेस्ट चंपारण का रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो नदियों का खेल यहां से शुरू होता है। नदियों का खेल कहने का मतलब है कि दोआब का जो निर्माण होता है, इसमें ध्यान देना है कि दो नदी की भूमिका यहां पर हो जाएगा। जो मिथिला क्षेत्र पड़ता है उसमें, मिथिला क्षेत्र कहने का तात्पर्य हो गया जिसमें आपको दरभंगा आ सकता है, समस्तीपुर आएगा, उसके बाद मधुबनी यहां पर शामिल हो जाएगा, आपको मुजफ्फरपुर हो जाएगा, सीतामढ़ी यहां पर इसमें आप शामिल देखेंगे, आप इसमें मधेपुरा शामिल देखेंगे, इसमें सहरसा सुपौल आपको शामिल देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो एरिया है वह मिथिला क्षेत्र में देखेंगे तो दो नदी की भूमिका है। एक नदी कौन है, गंडक, और दूसरी नदी कौन सी है, कोसी। अब देखिए कोसी यहां जो है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बिहार का शोक, इस बात को ध्यान रखना है। कोसी जब भी आए तो उसको अलग से पढ़िए इस नदी को, चूंकि कोसी नदी पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक ऐसी नदी जो बिहार में हमेशा चर्चा में रहती है और इसमें प्रश्न बीपीएससी बनाती है, या तो प्रीलिम्स में आ जाए या मेंस में आ जाए या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन कोसी नदी से आप बच नहीं सकते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों, क्योंकि यह नदी जो है अपने वहाव का मार्ग बदल लेती है, बराबर मार्ग बदल करके और प्रलय लाती है। ठीक है ना, बड़े स्तर पर बाढ़ लाती है, पूरा चीजें जो है जनजीवन को क्षति पहुंचाती है। इसीलिए तो गंडक और कोसी दोआब जो है इस मिथिला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहां से गंडक नदी का आप बहाव देख रहे हैं और यहां से कोसी नदी का बहाव देख रहे हैं। यहां समझ में आ गया।
ये देखिए, और ये आगे चल के गंगा की ही सहायक नदी आगे चल के बन जाती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए कोसी और महानंदा का दोआब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दो नदियां इस क्षेत्र में है, एक तो यहां पर कोसी ने बना लिया बाउंड्री, और यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा महानंदा नदी। तो ये जो किशनगंज वगैरह जो है यहाँ पर, और ये देखने को मिलेगा पूर्णिया और कटिहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट वाला। तो ये कोसी महानंदा का दोआब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए घाघरा गंडक दोआब यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ क्या हो गया, गंडक नदी यहाँ से बह रही है ना, और यहां से देखेंगे तो ये घाघरा यहां से शुरू हो गया, इसके बीच का ये हिस्सा जो हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, जैसे कि ये गोपालगंज, सिवान और सारण, ये वाला आपको हिस्सा यहां पर गया। अब भोजपुर का मैदान देखेंगे तो यहां से देखिए ये हिस्सा जो आ गया, हम यहां से ऊपर से चलते हैं, सोमेश्वर श्रेणी से सबसे पहले चलते हैं, शिवालिक श्रेणी से आते हैं, फिर दून पर पहुंच जाते हैं, दोआब आता है, दोआब हम मिथिला क्षेत्र में देखते हैं, यहाँ पे घाघरा गंडक दोआब देखते हैं, गंडक कोसी दोआब देखते हैं, कोसी महानंदा दोआब देखते हैं, और ये थोड़ा सा हिस्सा जो किशनगंज वाला एरिया पड़ता है ना, ये हिस्सा आपको तराई क्षेत्र के रूप में भी देखने को यहाँ पर मिलता है। अब यहां से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है सेपरेट कर रही है बिहार को, ये उत्तर का हिस्सा हो गया, यहां से दक्षिण का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब इस हिस्से में जब हम चलते हैं तो यहां पर देखिए मैदानी भाग शुरू होता है, समझ में आ गया। दोआब के बाद यहां से मैदानी भाग, मैदानी भाग में जब हम चलते हैं तो हमें भोजपुर का मैदान देखने को मिलता है, इसके अलावा मगध का मैदान देखने को मिलता है। तो दो मुख्य मैदान के विषय में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो भोजपुर का मैदान आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, आरा वगैरह की चर्चा करते हैं, जैसे कि ये देखेंगे भोजपुर का मैदान, तो आपको ये जो हिस्सा भोजपुर दिख जाएगा, बक्सर दिख जाएगा, ये सब आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मगध का मैदान, तो इसी हिस्सा में जो है, इसी मगध के मैदान में आपको बिहार की राजधानी पटना का लोकेशन देखने को मिलेगा। ये देखिए पटना यहां पड़ता है, और देखिए ये एरिया जो है यहीं पर पटना पड़ेगा, ये मगध के मैदान का हिस्सा है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो सोन नदी के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था, तो सोन नदी यहां से बहती है, यहां से फल्गु नदी भी बहती है, ठीक है। लेकिन फल्गु नदी जो है एक तरह से विलुप्त नदी है, इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं पहले बता भी चुका हूं। तो ये मैदान हमने यहां पर मगध और भोजपुर का मैदान देख लिया। अब जरा उससे नीचे उतरते हैं, नीचे उतरेंगे तो आप यहां पर खड़गपुर की पहाड़ी देखेंगे इस मैदान से। अब ये खड़गपुर की पहाड़ी कहां पर जाती है, तो जो हिस्सा आपका ये पड़ता है बांका और जमुई वाला हिस्सा पड़ता है, कुछ हद तक थोड़ा सा आप मुंगेर को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, तो यह हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ी पड़ेगी। इसके अलावा यहां से अगर आप चलेंगे, नीचे चलेंगे, तो आप जानते हैं यहां से छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। यह बात आपको कंफर्म होगा ना, 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो जाता है, तो यहां से यहां तक बिहार की चौहद्दी है, ठीक है। और बिहार की चौहद्दी है, बंटवारे में यह भी ध्यान रखा गया था कि छोटा नागपुर का जो पूरा पठार है, ये इसका ज्यादा हिस्सा जो है झारखंड में चला जाता है। मामला समझ में आ रहा है। तो यहां से जो देखेंगे तो कैमूर का पठार इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कैमूर के पठार में आप देखेंगे तो कैमूर और रोहतास मुख्य रूप से ये दो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको औरंगाबाद भी देखने को मिल सकता है बाकी इसमें। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र को लेकर के बात करें तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा सा हिस्सा जो है आपको औरंगाबाद का देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा आपको गया का हिस्सा देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत आप यहां पर नवादा का भी हिस्सा देख सकते हैं। वहां से इस मैप पर देखते चलिए, खड़गपुर की पहाड़ी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे मैदान का वर्गीकरण बिहार का है। इतना मामला समझ में आ गया। चलिए अब इसको जरा विस्तार से मैं थोड़ा और बता देता हूं। यही सब बातें आगे आपको पूरे लेक्चर में देखना है। यहां अगर इन सब चीजों को आपने देख लिया है दोनों मैप के थ्रू, आगे यही सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। भौतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांट दिया है। हमने देखा कि शिवालिक का भाबर और तराई क्षेत्र हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने गंगा का मैदानी क्षेत्र देख लिया, उसके बाद दक्षिणी का हम पठारी क्षेत्र भी देख लिए। यही तो है, ये शिवालिक श्रेणी वाला हिस्सा, फिर गंगा का ये मैदान हमने देख लिया, फिर यहाँ पर हम दक्षिण का पठार भी हम देख लिए। यही 3 भाग हो गया, मुख्य रूप से समझ में आ गया। अब देखिए शिवालिक या पर्वतीय भाग या तराई भाग जो है वह कहां पर पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर पश्चिम में आपको चलना पड़ेगा। तो उत्तर पश्चिम जो है ये जो पूरी तरह से आपका वेस्ट चंपारण पड़ता है, पश्चिमी चंपारण जिले, पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र का यहां पर विस्तार पाया जाता है। कुछ फैक्ट यहां पर इसका
कुल क्षेत्रफल कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% है। तो यह ध्यान रखना है। अब इस क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा जाता है। शिवालिक का पर्वतीय भाग जो है इसको लेकर के कहा 3 भाग में। तो मैंने आपको बताया भी था श्रेणी और दून के विषय में। रामनगर दून को लेकर के बात करेंगे तो इसे दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है। यहां पर इस मैप को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये जो यहां की बातें की जा रही है ना, ये वाला देखिए, रामनगर दून जो है यहां पर है। इसकी चर्चा मैंने आपको पहले ही किया है। चलिए, अब यहां पर ध्यान रखना है इन चीजों को। ये जो है इसे दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। ये हमने मैप पे आपको दिखाया है। इसका विस्तार जो है 214 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो 240 मीटर है। इतना मामला समझ में आ गया। अब मैंने श्रेणी का एक बात किया था, सुमेश्वर श्रेणी की बात की गई थी, तो दूसरा जो है वही श्रेणी, इसका विस्तार 75 वर्ग किलोमीटर है, अधिकतम ऊंचाई 880 मीटर है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान यहां पर देखा जाता है। ये जो है आपको पश्चिम चंपारण की बात कह रहा हूं। इसका शीर्ष भाग भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण भी करता है, क्योंकि वहां से मैंने आपको बताया कि नेपाल की शुरुआत हो जाती है। इस क्षेत्र में नदियों के अपर्दन द्वारा कई दर्रों का निर्माण होता है। अब दर्रा क्या है? एक प्रश्न तो ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दर्रा वह हो जाता है जहां पर देखेंगे 2 बड़े पर्वत है और बीच से रास्ता मिल गया है जाने के लिए, है ना, आने जाने का रास्ता बन गया हो तो वह दर्रा हो जाता है। तो यहां पर ध्यान देना है, अपर्दन द्वारा, नदी के अपर्दन द्वारा क्या हुआ है, कई दर्रों का निर्माण होता गया है, तो रास्ता खुलता गया। इसमें सुमेश्वर, भिखना, ठोरी और मारवात दर्रे जो हैं वह प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दर्रे भारत नेपाल के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करते हैं। एक तरह से ये रूट बन गया, रोड बन गया। अब आते हैं दून घाटी को लेकर के। तीसरा, दून घाटी की जो अवस्थिति है वह रामनगर दून और सुमेश्वर श्रेणी के बीच है, जो कि मैप पर मैंने आपको दिखाया भी। हरहा नदी द्वारा निर्मित इस घाटी को हरहा घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि हरहा नदी ने इसका निर्माण किया है। इस घाटी की अगर लंबाई देखेंगे तो लगभग 24 किलोमीटर के पास आएगा और यह घाटी गंगा के मैदान के कुछ ऊंचा ये बताया जाता है। अब देखिए, तो पहला हमने देख लिया शिवालिक वाला हिस्सा, ठीक है। अब हम दूसरे हिस्से पर आ जाते हैं, बिहार के दूसरे हिस्से पर, और वह है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि मैं मैप पर भी बताया था। एक बार फिर से मैप देख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। मैंने पहले भी बताया कि जितनी बात मैंने यहां समझाया वही आगे बताऊंगा। ये मैदानी क्षेत्र है, ये एरिया जो है रामनगर दून श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, हरहा घाटी, दून घाटी, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। इससे नीचे उतर के अब हम मैदान पे आ गए, फिर हम यहाँ पर दक्षिण के पठार पे आएंगे, ठीक है। इतना चीज क्लियर। चलिए अब मैदान पर हम पहुंच जाते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र का देखेंगे विस्तार बिहार के उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की सीमा तक है। ये मामला क्लियर है, मैप याद है। बिहार के कुल 96.27% क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। इसीलिए बिहार को लेकर के जब भी बाहर के लोगों से आप पूछेंगे, दिल्ली वगैरह के लोगों से कि बिहार में पहाड़ भी है, पठार भी है, तो चौंक जाएंगे वो, क्योंकि बिहार को मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्यों यहां पर दिख भी रहा है? क्योंकि बड़ा जो भूभाग है, एक बड़ा जो एरिया है, अगर देखेंगे 96.27% एरिया, तो वह क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो फिर बताइए, इतना अगर मैदानी क्षेत्र है तो उस राज्य को क्या कहेंगे? आप पहाड़ी राज्य कहेंगे, पठारी राज्य कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे? मैदानी राज्य। तो मैदानी राज्य इसलिए कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से हुआ है। तो एक तो मैंने कहा गंगा को लेकर के मैंने बात किया था, इसके बाद मैंने आपको यहां पर जो है कोसी को लेकर के बात किया था, मैंने गंडक नदी की स्थिति आपको दिखाया था, घाघरा को लेकर के मैंने बताया था, और कोसी महानंदा का दोआब भी मैंने बताया था। ये पूरा एरिया जो है आप समझ सकते हैं, नदियों ने इसको सींचा है, नदियों ने इसका निर्माण किया है। तो इस बात को पूरी तरह से आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां पर देखते हैं आगे का पॉइंट, इससे देखते हैं। इस मैदान में अब भी निक्षेपण हो रहा है, अर्थात इस मैदान का निर्माण अब भी जारी है। अब इस मैदान का अभी भी निर्माण जारी है, तो मुझे बताइए यहां पर जो मैदानी क्षेत्र का परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये घटेगा या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। 96.27% है परसेंटेज। यहां से आपको इसमें और विस्तार देखने को मिलेगा। मामला समझ में आ रहा है? इस मैदान की ढाल जो है मात्र 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है।
यानी कि आप देखेंगे स्लो है। यही कारण है कि यहाँ मानसून काल में जल जमाव की स्थिति देखने को मिलता है। अब बताइए, अगर ढाल जो है केवल 6 सेंटीमीटर प्रति केजी है तो वहां पर जल जमाव होगा, तो उस एरिया पर बाढ़ की समस्या आएगी ना, नदी वहां पानी स्टोर करके रखेगी ना। हाँ, तो बताइए क्या उस एरिया में जो मैदानी भाग है बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा ना? होगा, क्योंकि वहां ढेर सारी नदियां हैं, कोसी है, घाघरा है, गंडक है ना। तो यहां पर जल भी स्टोर करके रख रही है, गंगा की सारी सहायक नदियां हैं। इसीलिए बिहार के जो मैदानी भाग हैं, खास करके उत्तर बिहार वाला हिस्सा, बाढ़ की समस्या आपको देखने को हर साल मिलेगा। मामला समझ में आ गया? इस तरह से आपको जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई 60 से 120 मीटर है, गहराई 1000 से 1500 मीटर है। कुछ फैक्ट है उसको ध्यान में रखना है। गंगा नदी के अनुसार इस वृहद मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। अब यहां से इस मैदान को भी 2 भाग में बांट दिया है, उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान। मैं तो बताया है कि गंगा नदी जो है सेपरेट कर रही है। देखिए फिर से दिखा देता हूं, यहां पर इस मैप को बार बार याद रखिए, काम बन जाएगा। ये जो मैंने बताया था कि ये जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी 2 भाग में बांट रही है ना। ये हो गया मिथिला क्षेत्र और ये हो गया मगध का मैदान। तो ये 2 मैदान यहां से इस तरह से बटेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान रखना है इस चीज को। फिर से मैप में दिमाग में अगर रखेंगे आप तो आपको चीजें आसान नजर आएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? 56,980 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी बिहार के मैदान को लेकर के बात कर रहा हूं, गंगा से उत्तर, यानी कि गंगा नदी से आप उत्तर लेंगे और नेपाल से दक्षिण की अवस्थिति वो मैदान, मिथिला वाला क्षेत्र। बिहार के लगभग 62% भूभाग का यहां पर विस्तार है। ढाल को समझना जरूरी है। ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, क्या है? उत्तर पश्चिम से, ध्यान देना है, और दक्षिण पूर्व के तरफ यहां पर बताया गया है। देखिए यहां पर ये जो है, यहां पर क्या कहा है ढाल को लेकर के? देखिए उत्तर पश्चिम कहा गया है, तो ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है ना। ये जो है उत्तर और ये पश्चिम वाला, तो यहां से है। और कहां पर बताया गया है? तो दक्षिण पूर्व बताया गया है। दक्षिण पूर्व कौन सा हिस्सा होगा? यहां। तो ढाल कैसा होगा? ऐसा होगा। मामला समझ में आ रहा है? इस मैदान का ढाल कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसलिए जो पॉइंट लिखा जा रहा है उसको फील कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। निर्माण का मैदान कैसे मैंने कहा था? गंगा और उसकी सहायक नदियां का लिस्ट मैंने बार बार आपको बता दिया है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया। अब दक्षिणी बिहार का मैदान, और दक्षिणी बिहार के मैदान को हम क्या कहेंगे? मगध का मैदान भी कर सकते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना वही है। विस्तार क्या है? उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में छोटा नागपुर का जो पठार होगा। फिर से इस मैप को ध्यान रखना है। यहां पर देख लीजिए, जब हम यहां पर आ जाते हैं तो ये जो मगध की मैदान की हम बात करेंगे, तो यहां पर इसका उत्तर तो यही हो गया ना, गंगा नदी। और यहां क्या हो गया? ये जो छोटा नागपुर का पठार मैंने कहा, यहां से दक्षिण का पठार शुरू हुआ, तो यही बीच का हिस्सा पड़ जाता है। ठीक है, ढाल भी याद रखिएगा यहां पर, फिर हम ऐसा ही ढाल बनाएंगे तो आपको चीजें और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो विस्तार समझ में आ गया। कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है। मैदान का निर्माण देखिए, गंगा, ध्यान देना है, दक्षिणी मैदान का निर्माण कहा था गंगा और उसकी सहायक नदियां, उसमें कोसी वगैरह, गंडक वगैरह की, घाघरा, इसकी बात किया था। यहां ध्यान दीजिए, गंगा और उसकी दक्षिण की सहायक नदियां, ध्यान देना है, वो उत्तर की सहायक नदियां थी। ठीक है, और यहां पर दक्षिण की सहायक नदियां कौन सा है? कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और धाधर है, बदुआ नदी है। खास करके इसमें ध्यान दीजिएगा, सोन, पुनपुन और फल्गु, ये 3 एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना है। फल्गु के विषय में कुछ बताइए मुझे, चूंकि यह नदी जो है वह गायब रहती है, ऊपर से आपको नहीं दिखेगा। एक ऐसी नदी जो मानसून के अलावा आप जाते हैं तो इस पार से उस पार पांव पैदल आप निकल जाएंगे। फल्गु नदी की यह विशेषता है, गया में है। ठीक है, तो जहां पर जो पिंड दान दिया जाता है पूर्वजों को, वही हिस्सा यहां का पड़ता है। तो यह ध्यान रखना है। सोन के विषय में लगातार आपसे पूछा जा सकता है, पुनपुन छोटी सहायक नदी है, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए यहां पर गया, खड़गपुर और गिरियक तथा बराबर की पहाड़ियां इसकी निरंतरता को भंग करते रहती है।
इस मैदानी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान विशाल जलमग्न क्षेत्रों का निर्माण होता है जिसे ताल कहा जाता है। अब देखिए मैदानी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के अनुसार पूरी तरह से मानसून पर यहाँ की नदियां निर्भर है, इसलिए फल्गु नदी में देखेंगे आप मानसून के अलावा पानी आपको रहेगा ही नहीं। अब देखिए जब ये विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण होगा तो मैंने कहा ताल का निर्माण हो जाएगा। अब ताल का निर्माण हो जाएगा तो भैया प्रमुख ताल भी देख लेते हैं, प्रश्न यहां से तो बनते हैं। तो यहां पर बढ़िया का ताल होगा, फतुहा होगा, मोकामा, मोकामा आपने सुना होगा, बख्तियारपुर सुना होगा, बाढ़ सिंघोल सुना होगा और मोर ताल, ये सब फेमस हैं और प्रश्न यहां से जम के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैदानी भाग हमने देख लिया, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का मैदानी भाग, मगध का मैदान, ये दोनों हमने कवर कर लिया। अब हम बिहार के तीसरे एरिया पे पहुंच जाते हैं। पहला शिवालिक, ध्यान है ना, तो शिवालिक के बाद हम कहां पर आए, मैदान, मैदान दो भाग, उत्तर और दक्षिण का मैदान। अब तीसरे एरिया पर बिहार का दक्षिणी का पठारी भाग, समझ में आ गया, पहला ये भाग, दूसरा ये वाला भाग, तीसरा ये वाला भाग मगध का। अब यहां से जो है ये पठारी वाला, छोटा नागपुर का पठार, ये वाला भाग पर पहुंच जाएंगे हम यहां से, ठीक है, इतना मामला क्लियर हो रहा है। तो ये जो है ये इसी का हिस्सा हो जाता है, ये दो पार्ट में, मैदान को अगर हम दो पार्ट में बांट दें, उत्तर और ये दक्षिण वाला, और ये यहां से पठारी भाग। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र आप लेकर के चलते हैं आपको, यह छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है, झारखंड वाला हिस्सा छोटा नागपुर और यही इसका विस्तार पड़ेगा, यह क्षेत्र ध्यान देना है। अब मैप की फिर से बारी आ गई, चलिए देखते हैं यहां पर यह क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां होगा। तो इस बार जो हम चलेंगे वह उत्तर से दक्षिण नहीं चलेंगे, हम पश्चिम से पूरब चलेंगे। मामला समझ में आ गया, यानी कि इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको लेकर के आगे बढ़ना है। यहां पर हम इस एरिया पर, इस लाइन पर यहां पर बढ़ेंगे, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। मामला समझ में आ रहा है, तो हम यहां पर चलते हैं। तो चले यहां पर डिस्ट्रिक्ट को देखिए, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होगा, यहां से पूछा जाता है प्रश्न लगातार। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार का ही यह विस्तार है, इतना समझ गए। यह क्षेत्र पश्चिम में, हमने कहा कि हम पश्चिम से पूरब चलते हैं, तो पश्चिम में कैमूर, कैमूर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बिहार का पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिम का डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, यहां से उत्तर प्रदेश की शुरुआत। तो कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक फैला हुआ है। तो यहां से चलिए, यहां से चलेंगे या आगे बढ़ते हुए चलेंगे और यहां पर बांका। आप कहेंगे आगे नहीं है ये पठार, जी हां आगे ये पठार है, पर ये जगह जो है वह झारखंड का पड़ जाता है। आपने देवघर का नाम सुना होगा, बाबा धाम का, ठीक है, तो ये जगह वह पड़ जाता है, ये जो है झारखंड का मिथिला वाला पोर्शन पड़ता है, बाकी ये भी पठारी है। तो ये पूरा यहां पर बिहार की चौहद्दी यहां पर जो है वह पठारी भाग को लेकर के खत्म होती है। तो देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट इसमें ये सब आ रहे हैं। अब इस पठारी क्षेत्र को भी चार भागों में बांटा गया है। तो एक जो भाग है वह कैमूर का पठार कह दिया, क्योंकि यहां पर जो है कैमूर वाला हिस्सा है, मैंने आपको बताया था। उस मैप में फिर से ले चलूं क्या, क्योंकि वही मैप मेन है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस मैप में इसको सही से देखिएगा। तो यहां पर देखिए कैमूर का पठार आपको दिख रहा है, तो पहला स्थिति तो आपको यहां पर दिख गया। इसके अलावा यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैच करके बिल्कुल पढ़िए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद गया का पहाड़ी क्षेत्र, तो ये जो पूरी तरह से गया का पहाड़ी क्षेत्र पड़ेगा। फिर राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र जो है, जब नवादा, क्यूल और बांका में इस पर बढ़ेंगे तो इसे भी पहाड़ी क्षेत्र कहा गया है। तो ये चार भाग जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र को लेकर के बात कर रहा हूं। तो बिहार का ये लोकेशन समझ गए। अब जो ये चार भाग में बांटा गया है ये पठारी भाग को, इसको भी देखते हैं। तो पहला तो मैंने क्या कहा था, कैमूर का पठार, ठीक है, कैमूर का पठार को लेकर के हमने बात किया। ये एरिया को लेकर के जरा देखते हैं। यह पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो देखा हमने यहां पर दक्षिण और पश्चिम भाग है, सबसे पश्चिम का डिस्ट्रिक्ट भी यही है। उत्तर में शाहबाद है, दक्षिण में कैमूर जिला पड़ता है। विस्तार लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर है। रोहतास जिले में इसकी ऊंचाई जो है 495 मीटर तक है। तो कैमूर का पठार देख लिया। अब हम गया का पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे। यह छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तृत रूप है, निश्चित तौर पर पहले ही हमने देख लिया। विस्तार कहां है, पश्चिम में गया से लेकर पूर्व में गिरियक यानी कि नालंदा को लेकर के बात करेंगे। तो यहां पर से विस्तार इसका कुछ यहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। गया शहर के चारों ओर प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनि, कटारी, आगे द्वार, महेर,
तथा रानी दीत पहाड़ फैला हुआ है। ये गया शहर के चारों तरफ की बात यहां पर की जा रही है। इस क्षेत्र में स्थित बराबर की जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 230 मीटर है। ये ध्यान में रखना है, ये ऊंचाई पूछा जा सकता है। अब आते हैं तीसरे पर, राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र। राजगीर को इस बार बजट में भी बहुत पैसा दिया गया है। बिहार सरकार लगातार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यह बोधगया से लेकर गिरियक तक एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। बिपरगिरी तथा रत्नागिरी इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां हैं। विश्व शांति स्तूप इसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह आपको देखने को मिल रहा है ना, घूमने कभी जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। मैं यहां जाकर के इसका लुत्फ उठा चुका हूं। बहुत बेहतरीन जगह में से यह जगह माना जाता है। अब चलते हैं इस क्षेत्र में स्थित राजगीर शहर विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचों पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है। राजगीर शहर को लेकर के बजट में काम किया गया है, प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो ये पांचों आपको जो है पहाड़ियां ध्यान रखना है। यहाँ शीशे का पुल बनाया गया था, ब्रिज, जिस पर देखते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं घूम रहे हैं। ये पूरा एडवेंचर वगैरह के लिए बनाया गया है, बहुत अच्छा जगह है। नवादा, क्यूल तथा बांका क्या जो है पहाड़ी क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार कहाँ है, जमालपुर से जम्मू तक विस्तार है। ये जम्मू दिख रहा है आपको, तो इसको लेकर के बातें किया जा रहा है। अब यहां पर इसके अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ियां, चकाई, मंदार, वाकिया, गगेश्वरी, शेखपुरा, बिहार शरीफ, सकरपीठ, जमालपुर, महाबाहर तथा दुर्वशाही की पहाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें से कुछ नाम आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें से ध्यान रखिएगा शेखपुरा, बिहार शरीफ को लेकर के। इसके अलावा यहां पर खड़गपुर की पहाड़ियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब यहां पर देखेंगे, बिहार को एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो है हम पूरी तरह से बिहार का जो है वर्णन कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा, ये जो है यहां पर श्रेणी और दून का निर्माण हुआ। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। गंगा नदी का क्षेत्र आप देख लिए, यह जो हिस्सा पूरी तरह से पड़ेगा वह मिथिला वाला क्षेत्र। यह जो है एक हिस्सा, यह दूसरा मैदानी और तीसरा ये पठारी वाला हिस्सा। और इसमें देखेंगे मैदानी को 2 भाग में बांट दीजिए। ये उत्तर वाला, ये मगध का मैदान, यहाँ पर जो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, कैमूर की पठार और ये सब, फिर बांका के पठार तक आकर के आप रुकेंगे। तो ये पूरी तरह से आपने विस्तार सही से समझ लिया है। तो ये था भौगोलिक विस्तार जिसको कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम देखेंगे पहाड़ के वजह से, पठार के वजह से, नदी के वजह से, मैदान के वजह से बिहार की पहचान क्या हो सकती है, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिहार की जो ज्यादातर भूभाग है, तकरीबन 96% से अधिक भूभाग वह मैदानी भाग पड़ता है। चाहे वह उत्तर का मैदान हो या फिर दक्षिण यानी कि मगध का मैदान हो, लेकिन मैदानी भाग। और ध्यान रखना है, इस मैदानी भाग का विस्तार अभी भी हो रहा है। विस्तार स्लो है लेकिन हो रहा है। और ये मैदानी भाग जो है, यहां पर जल जमाव ज्यादा रहता है, इस वजह से बाढ़ की समस्या भी रहेगी। और तमाम गंगा की सहायक नदियां होगी इसमें। उत्तर में जो होगा वो नेपाल यानी कि हिमालय से आने वाली, और दक्षिण से कुछ नदियां जो आएगी वह गंगा में जाके गिरेगी। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का पूरा खेल जो है यहाँ के मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी और टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हमारा लेक्चर कैसा लगता है यह भी आप बताइए। कुछ और आपके सुझाव है तो उसका स्वागत है। बाकी आपको शुभकामनाएं, अपना बेहद ख्याल रखिए और इस लेक्चर को लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पीसीएस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृति IAS पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।